चलो सबका नाश्ता तो बना दिया मैंने, अब जिसको जो खाना होगा वो अपने आप लेके खा लेगा। अभी तो आधे लोग घर के सो रहे हैं, उठे भी नहीं है। पराठे भी सेक के रख दिए मैंने। मेरा किचन का सारा काम खत्म हो गया। अब मैं ऑफिस निकलती हूँ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। बहू नाश्ता बना दिया? जी माँ जी, सारा नाश्ता बना के रख दिया मैंने। अभी सब उठ जाएंगे तो उनको परोस के भी दे देना। माँ जी खाना कैसे परोस के दे सकती हूँ सबको? अभी तो घर के आधे लोग सो रहे हैं और मैं ऑफिस के लिए वैसे लेट हो रही हूँ। अगर मैं सबको खाना परोस के देने लगी माँ जी तो मुझे तो 11 यहीं बज जाएंगे। मैं ऑफिस कब पहुंचूंगी? बहू तू ये मत भूल, ये तेरी ससुराल है और मैं तेरी सास हूँ, तू मुझे ऐसे मना नहीं कर सकती। तो क्या माँ जी खाना परोसने के चक्कर में मैं अपना ऑफिस छोड़ दूँ? छोड़ना है तो छोड़ दे, हमें तेरी नौकरी की जरूरत नहीं है। हमारे लिए घर का काम ज्यादा जरूरी है। अब भला मैं इस उम्र में सबको नाश्ता बना के दूंगी? पर माँ जी आपको नाश्ता बनाने के लिए किसने बोला है? नाश्ता तो मैंने सबका बना दिया। और रही बात परोसने की, तो नाश्ता सब अपने आप लेके खा सकते हैं माँ जी। तुझे रोज रोज एक ही बात समझानी पड़ती है? तुझे पता तो है इस घर में किसी को अपने आप काम करने की आदत नहीं है। मुझे लगता है माँ जी इनको आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आपने कभी कुछ बोला नहीं ना माँ जी। आपने सबकी आदतें बिगाड़ के रखी हुई है इस घर में। और माफ करना माँ जी, अगर आपको लगता है खाना परोसने के चक्कर में मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं तो वो तो नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत बहू, मुझे पलट के जवाब दे रही है? माँ जी देखिए मैं आपसे लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा स्वभाव ही नहीं है माँ जी लड़ने वाला। आप तो बातों को समझती नहीं है और छोटी छोटी बातों पर लड़ने को तैयार हो जाती है। देख बहू, ससुराल में सब बहुओं को झुक के रहना पड़ता है अपनी सास के सामने, और तुझे भी यही करना पड़ेगा। ससुराल में बहुओं का सिर्फ सास के सामने झुका हुआ ही अच्छा लगता है। माफ करना माँ जी, पर मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ जो अपना सिर झुका के रखे। मुझसे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने हमेशा सिर उठा के जीना सीखा है माँ जी, और गलत चीज के लिए तो मैं अपना सिर कभी नहीं झुकाऊंगी। लगता है तेरे बाप को बुला के तेरी शिकायतें करनी पड़ेगी। तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है तुझे बड़ों को जवाब देना। तुझे बिल्कुल तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। माफ करना माँ जी, पर मैंने आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो आपको बुरा लगे। और एक बात और माँ जी, जब बड़े अपनी तमीज भूल जाए ना तो छोटों को उन्हें सिखाना ही पड़ता है। और अब माँ जी मैं आपके ज्यादा मुंह नहीं लग सकती। मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गई हूँ। आने दे शरवण को, तेरी नौकरी तो आज मैं छुड़वा दूंगी। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा हुआ शरवण तू आ गया। तू अपनी पत्नी को समझा दे अच्छे से, बहुत जवाब देती है मुझे। पर हुआ क्या है माँ? मैंने तो बहू को बस इतना ही कहा है कि सबको नाश्ता देके जाना। उसके बाद भी बहू मेरे से मुंह बात कर रही है। पर माँ, राधा को अपने ऑफिस जाना है, वो ऑफिस के लिए लेट हो रही है। शरवण जी मैंने तो बस माँ जी को इतना कहा है कि मैंने नाश्ता बना दिया है, पर नाश्ता लेके तो सब अपने आप खा ही सकते हैं ना। माँ जी मेरे से रोज एक ही बात करती हैं और मैं उन्हें अब समझा समझा के थक गई हूँ कि मुझे ऑफिस जाना होता है। अब मैं भला सबको नाश्ता देने के चक्कर में अपना ऑफिस छोड़ दूँ? नहीं नहीं, तुम्हें ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा बेटा इसका साथ दे रहा है, नहीं तो इस बहू को तो मैं छठी का दूध याद दिला दूं। जिस दिन ये मेरे हत्थे चढ़ी ना, इसे तो मैं अपने पैरों में झुका के छोड़ूंगी। आखिर ये बहू अपने आप को समझती क्या है? अरे क्या हुआ माँ, किस पे लाल पीली हो रही हो? इस घर में कोई है इस बहू के अलावा जो मेरा मूड खराब करता है? इसका मतलब भाभी से फिर कोई बात हुई आज? ये औरत तो जैसे ठान के बैठी है कि मेरी हर बात को काटेगी। ये घर में आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि मेरी बात को काटे। अब रहने दीजिए माँ, इतना लाल पीला होने से कोई फायदा नहीं है। भाभी ने आज तक आपकी सुनी है जो अब सुनेंगी, और जब आपका बेटा ही अपना नहीं है तो बेटे की पत्नी से क्या उम्मीद कर रही हैं आप? अब जाने भी दीजिए माँ, क्यों अपना मूड खराब कर रही हैं? दिव्या अब तू ही परोस देना सबके लिए नाश्ता। खुद तो महारानियों की तरह तैयार होकर ऑफिस चलेगी। इसकी भी नौकरी मैंने ना छुड़वाई ना तो मेरा नाम भी चंपाकली नहीं। पर माँ सच बताऊं, आप भाभी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो। वो भला आपके कदमों में क्यों झुकने लगी? आप ये मत बोलो माँ, भाभी आत्मनिर्भर है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अरे क्या आत्मनिर्भर है? जितना ये एक महीने में कमाती है ना उतना तो मैं एक दिन में खर्च कर देती हूँ। ये समझती क्या है अपने आप को? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है माँ, बेकार में अपना खून जला रही हो आप। तू क्या यहाँ मेरे जले पे नमक छिड़कने आई है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं तो आपको वही बता रही हूँ जो सच है। आप ही बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? और मुझे ऐसा लगता है माँ, जब चीजें गुस्से से हैंडल नहीं होती है ना तो प्यार से हैंडल करो उन्हें। मैं कुछ समझी नहीं, कहना क्या चाहती है तू? मेरा तो बस इतना सा ही मतलब है माँ, जब घी टेढ़ी उंगली से भी ना निकले ना तो उंगली को सीधी कर लो। मेरा कहने का मतलब है अब गुस्से से नहीं, भाभी को प्यार से हैंडल करो बस। एक बार अगर ये अपनी नौकरी छोड़ देना तो फिर ये आपके पैरों में झुकी जाएंगी। क्या तो तू सही रही है, शायद अब मुझे यही करना पड़ेगा। ये हुई ना बात माँ, बातें आपकी समझ में आती तो हैं पर थोड़ी देर से आती हैं। वैसे कुछ भी कहो दिव्या, तू कभी कभी काम की बात कर जाती है। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। अब मैं इस राधा को गुस्से से नहीं प्यार से हैंडल करूंगी। ऐसी फिरकी खेलूंगी ना कि ये मेरे आगे पीछे नाचती नजर आएगी। बहुत बढ़िया माँ, अब आप ऐसे ही करना। हाँ हाँ ठीक है, जा तू देख क्या सबके कमरों में सब सो के उठ गए और सबको नाश्ता परोस के दे दे। मेरे भाग्य में तो सुख ही नहीं है माँ, मायके में आके भी मुझे काम करना पड़ता है। पर अब तुझे ज्यादा दिन काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो मैं इसी से कराऊंगी सारा, और वो भी अपने तरीके से। और तो और
माँ मैंने तो ये भी सुना है कि भाभी अपने मायके में पैसे भेजती है। उन्होंने आज तक आपको एक साड़ी तो दी नहीं। इससे तो यही जाहिर होता है कि वो अपने मायके वालों की ज्यादा इज्जत करती है, आपकी नहीं। अपने मायके में तो वो भर भर के सामान भेजती है। अब कितने दिन और भेजेगी? जब नौकरी नहीं रहेगी उसकी तो सामान कहाँ से भेजेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा माँ कि वो अपनी नौकरी छोड़ती है या कंटिन्यू रखती है। और भाभी के स्वभाव को देख के मुझे लगता नहीं है कि वो अपनी नौकरी छोड़ेंगी और अपने ऊपर किसी का कंट्रोल चलने देंगी। मिस्टर वेंकटेश्वर, वो जॉब स्वाति को ही मिलनी चाहिए। इस जॉब को स्वाति रिजर्व करती है, अनिल नहीं। अनिल इस नौकरी को अपनी सिफारिश के दम पे लेना चाहता है। एनीवेज, अगर आपसे हैंडल नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिए, मैं भी ऑफिस आके देख लूंगी। अरे क्या हुआ? किससे बातें कर रही हो? अरे ऑफिस में एक टेंशन हो गई है, उसी को निपटा रही हूँ। मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी खाली हो गई है और हमारे मैनेजर का बेटा उस नौकरी पे सिफारिश के दम पे अपना हक जमा रहा है। परंतु हमारे ऑफिस के वॉचमैन, उनकी जो बेटी है, वो उस नौकरी के ज्यादा काबिल है। और हमारा मैनेजर अपनी सिफारिश के दम पे ये चाहता है कि वो नौकरी वॉचमैन की बेटी को न मिलके उसके बेटे को मिले। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। नौकरी तो उसी को मिलेगी जो उसके काबिल है। घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी यूं सच्चाई के लिए लड़ते हुए देखना ना, तुम्हारी ये भावना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम देखना, तुम एक दिन बहुत कामयाब होगी। आप भी ना अब ऐसी तारीफ कर रहे हैं मेरी। आपका साथ है ना, मैं तो समुंदर भी लांग जाऊंगी। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस अपना साथ हमेशा मेरे साथ रखना। आप साथ होते हो ना तो मुझे बहुत हिम्मत रहती है, क्योंकि आप भी तो मेरी हिम्मत हो। अच्छा, मुझे एक बात और करनी है आपसे। हाँ हाँ कहो, क्या बात करनी है? वो हमारे पड़ोस वाली आंटी है ना, जिनके बच्चे विदेश में, वो भी एक हफ्ते पहले बहुत बीमार हो गई थी। अच्छा, फिर? मैंने उनके बच्चों को भी फोन पे संपर्क करने की कोशिश की, पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। तुमने तो दवाई गोली करवा दी होगी आंटी की जरूर। हाँ, दवाई गोली तो कराई दी थी, साथ में कुछ पैसे भी दे दिए थे उन्हें। वो क्या है ना, विदेश से जब उनके बच्चे पैसे भेजते हैं तभी उन आंटी का घर का गुजारा चलता है। पर पिछले 2-4 महीने से आंटी के पास कोई पैसे ही नहीं आए, इसीलिए मुझे पैसे देने पड़े उन्हें। वैसे तो आंटी बहुत स्वाभिमानी थी, मेरे से पैसे ले नहीं रही थी, फिर भी मैंने जबरदस्ती दे ही दिए। पर वो मेरे से कह रही थी मेरे लिए कोई काम ढूंढ दे, क्योंकि वो बीमार ज्यादा है। इसीलिए मुझे लगता है अभी कुछ महीने मुझे उनका खर्चा चलाना पड़ेगा। मुझे बस आपसे यही परमिशन लेनी है कि अगर मैं 2-4 महीने उनकी देखरेख कर लूंगी, उनको थोड़े बहुत पैसे दे दूंगी, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर इंसान तो वही है जो सबके लिए जिए। ये चीज तो मैं तुमसे ही सीखा हूँ। चलो ठीक है, मैं अपने एक दोस्त से मिलके आता हूँ। जल्दी आ जाना, रोड पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है इस समय। हाँ हाँ, अभी 1-8 घंटे में आ जाऊंगा। मेरा पति बहुत अच्छा है, मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कोई पुण्य किए होंगे। आज पूरा 15 दिन हो गए मेरी नौकरी छूटे हुए। इतने दिनों से मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। ये प्राइवेट कंपनियों का ना कोई भरोसा नहीं होता। मुझे क्या पता था अब ये कंपनी बंद हो जाएगी। और आजकल मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है, नौकरी आसानी से मिलती ही नहीं है। अरे आ गए आप, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? अरे नौकरी तो है, आज नहीं तो कल लग जाएगी, और नहीं भी लगेगी तो कौन सी आफत आ गई। पर फिर भी खाली बैठना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे बुरा ये लगता है कि अब मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे अपने मम्मी पापा से मांगूंगा। नहीं नहीं, आपको उनसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते मेरे पैसे? अब मैं और तुम कोई अलग अलग थोड़ी है। अरे भाई, आपकी अर्धांगिनी हो। अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हुए यही कसम खाई थी कि जीवन में जो भी सुख दुख होगा ना, मिलके बांट लेंगे। तो तनख्वाह क्यों नहीं बांट सकते? इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप हमेशा स्वाभिमान से जियो और स्वाभिमान से ही जियोगे। अपने मन पे किसी भी तरीके का बोझ लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये सारी बातें मुझे बहुत हिम्मत देती हैं। एक अच्छी पत्नी के सारे गुण हैं तुम्हारे अंदर। हाँ हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ। अब ज्यादा तारीफ मत करो मेरी। चलो अब खाना लगा देती हूँ आपके लिए, अब आप खाना खा लो। पर कहते हैं ना, होनी को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जब श्रवण इंटरव्यू देने जा रहा था तो रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में श्रवण की जान चली गई। बेचारी राधा के शरीर से तो जैसे आत्मा ही निकल गई हो। 1 महीने तक तो राधा को कुछ होश नहीं था। उसका तो रो रो के बुरा हाल था। वो तो इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थी कि अब श्रवण उसके बीच नहीं रहा। मम्मी, स्कूल में टीचर फीस के लिए बोल रही थी, तो आप फीस जमा करा देना हमारी। बेटा, इस महीने की फीस तुम्हारी दादी जमा करा देंगी, उनको बोल दो जाके। अभी फिलहाल तुम्हारी फीस जमा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पिंकी और निधि, बेटा तुम बाहर जाओ, तुम्हारे दादाजी तुम्हारी फीस जमा करा देंगे। जी ठीक है दादी जी। और ये क्या बहू, तुझे मैंने 100 बार बोला है कि सफेद साड़ी पहन ले। हमारे घर की विधवाएं सफेद साड़ी पहन के रहती हैं, और तू अभी तक इस लाल साड़ी में बैठी हुई है। ये मत बोल तू विधवा हो गई है, और विधवाओं को ये लाल कपड़े शोभा नहीं देते हैं। भगवान के लिए माँ जी, इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। ओहो हो, ड्रामे तो ऐसे कर रही है, मेरे जवान बेटे को खा गई तू।
मेरे बेटे के लिए सफेद साड़ी तो तुझ पे पहनी ही नहीं जा रही है और दिखावा ये कर रही है कि तू मेरे बेटे को बहुत प्यार करती थी। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तू मेरे बेटे को कितना प्यार करती थी। और बहू मैं क्या समझती नहीं हूँ कि तू ये आंसू टपका के हमें दिखा रही है काम से बचने के लिए। इसलिए आज सुबह का ब्रेकफास्ट तू बनाएगी। आखिर दिव्या भी कितना काम करे, तू तो ऐसे दिखावा कर रही है कि श्रवण की मौत का दुख तुझे ही है। अरे हम तो उसका खून का रिश्ता है, हमें दुख नहीं है क्या अपने बेटे का। चल जाओ ना आप किचन में और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर। अभी तक तो मेरा बेटा तेरा साथ देता था, अब मैं देखती हूँ तेरा साथ देने कौन आता है। अच्छा किया माँ आपने जो किचन में भेज दिया भाभी को, मैं भी कितना करती, अब मैं थक गई थी काम कर करके। आज तो एक बार के कहने में ही किचन में चली गई, इसे बड़ा गुरूर था ना अपनी नौकरी का। मुझे नहीं लगता अब ये नौकरी पे जाएगी। अरे प्राइवेट नौकरी थी, छूट गई होगी। अब तू देखना कैसे अपने इशारों में नचाती हूँ इसे, क्योंकि इसे अब अच्छे से पता है कि इस घर के बिना इसका गुजारा कहीं नहीं है। पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोल, क्या कहना चाहती है? माँ जब हमारे भैया ही नहीं रहे तो इनको इस घर में रखने का फायदा क्या है? निकाल के बाहर करो इन्हें इस घर से। इनको यहाँ रखने का मतलब है जिम्मेदारी को अपने पास रखना। और वैसे भी दो दो बेटियां हैं माँ, कल को उनकी शादी तो हमें ही करनी पड़ेगी फिर। अरे एक परमानेंट नौकरानी को मैं कैसे निकाल दूं घर से? मुझे क्या फर्क पड़ता है, घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। अच्छा तो आपका भी इनको परमानेंट रखने का इरादा है? अरे मैं इसकी अकड़ खत्म होते हुए देखना चाहती हूँ। इसे मैं अपने पैरों में झुका के छोड़ूंगी। शादी से लेके आज तक जो ये इस घर में इतना चौड़ा होके रही है ना, उन सब का बदला लूंगी मैं। इसने मुझे ऐसे तीखे तीखे जवाब दिए हैं ना कि मैं भूल थोड़ी सकती हूँ। मेरे दिल में आग लगी हुई है, आग। अब ये मायके तो जाएगी नहीं और नौकरी से मिलने से रही, तो अंत में कौन बचा? मैं। तब मेरे पैरों में तो ये झुकेगी। बात में तो आपके दम है माँ। आप इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ के क्यों चले गए? हमने तो साथ जीने मरने की कसमें खाई थी ना। मुझे तो आपके बिना जीना आता ही नहीं है। मैं कैसे जीऊँ आपके बिना? बीच मझधार में मुझे छोड़ के चले गए। और माँ जी हर समय मुझे कोसती रहती है और मैं ये सोच के चुप हो जाती हूँ कि वो आपकी माँ है, घर की बड़ी है। आपको पता है माँ जी मुझे सफेद साड़ी पहनने के लिए बोल रही है, पर मैं सफेद साड़ी कैसे पहन लूँ? आपको तो सफेद कलर बिल्कुल पसंद नहीं था। और पता है आपको, मुझे ऐसा लगता है हमारी बेटियों को भी इतना प्यार नहीं मिल रहा है इस घर में। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या मैं अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दूँ? आप तो हमेशा यही बोलते थे ना कि इंसान को काम करते रहना चाहिए। मुझे अपने आप को और अपनी बेटियों को पालने के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी। आप तो मेरी हिम्मत थे ना, अब तो मुझे कोई हिम्मत देने वाला ही नहीं है। आज तक मैं सिर उठा के जी हूँ, पर अब मैं सिर झुका के कैसे जीऊँ? पर माँ जी चाहती है कि मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूँ, सफेद साड़ी पहन के रहूँ और हमेशा रोती बिलखती रहूँ। तभी ये साबित होगा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। पर मुझे लगता है मैं अपनी बेटियों को अच्छी परवरिश दूँ, उन्हें एक अच्छा जीवन दूँ। उसके लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, और उसके लिए मुझे कमाना बहुत जरूरी है। तभी ये साबित होगा कि हाँ मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। और मैं आपको कितना प्यार करती थी या आप मुझे कितना प्यार करते थे, ये हमें एक दूसरे को या इस दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए माँ जी के ना चाहते हुए भी मैं अपना कोई काम धंधा शुरू करना चाहती हूँ और अपनी बेटियों को स्वाभिमान से जीना सिखाना चाहती हूँ। और मुझे लगता है आप मेरे इस फैसले में मेरे साथ होंगे। बहू नाश्ता बना दिया? जी माँ जी नाश्ता बना के टेबल पे लगा दिया है मैंने। सबको परोस के भी दे देना, अभी तो घर के आधे लोग सो रहे हैं। जब उठ जाए तो उनको परोस के भी दे देना। नहीं नहीं माँ जी मैं खाना परोस के नहीं दे सकती, मुझे भी इंटरव्यू के लिए जाना है 2-4 जगह। ये क्या बकवास कर रही है तू? तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से घर में रह ले और घर के काम कर। भला एक विधवा औरत का ऑफिस जाना अच्छा लगेगा? लोग क्या क्या बातें करेंगे हमारे बारे में और कैसी कैसी गंदी निगाहों से देखेंगे तुझे। और ये मत भूल तू विधवा है तू, इसलिए तुझे समाज को देखते हुए ही जीना पड़ेगा। माँ जी मैं तो नौकरी करना चाहती हूँ बस, जैसे पहले किया करती थी, तो समाज को इसमें क्या आपत्ति होगी? तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है बहू। पहले श्रवण हमारे बीच में था, अब नहीं है। और वैसे भी विधवा औरतों का नौकरी करना शोभा नहीं देता है। हमारे समाज में आज भी विधवाओं का सुबह सुबह मुंह नहीं देखा जाता। तो क्या माँ जी विधवा को जीने का हक नहीं है? विधवा औरत के बहुत सारे नियम और कानून होते हैं समाज में रहने के, और अगर तुझे इस समाज में रहना है ना तो तुझे वो सारे नियम और कायदे अपनाने होंगे। और अगर माँ जी मैं उन नियम और कायदों को अपनाने से मना कर दूं तो इसका मतलब तो यही होगा कि तेरा मेरे बेटे के लिए जो प्यार था वो सब ढोंग था और मैं तुझे इस घर से बहिष्कृत कर दूंगी। घर से बहिष्कृत कर देंगी? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। कहने का मतलब तुझे इस घर से अलग थलग कर देंगे। घर का एक छोटा सा कमरा दे देंगे तुझे जिसमें तू अलग थलग पड़ी रहेगी। अब तू घर की किसी भी सुख सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएगी, तू घर में अलग थलग पड़ी रहेगी। तेरे से हमारा कोई वास्ता नहीं होगा। एक घर में रहने के बावजूद भी तू हमारे लिए अनजान ही रहेगी। पर हाँ इस घर में अगर तुझे एक कमरा भी चाहिए ना तो उसका भी किराए के रूप में तुझे इस घर का काम करना होगा।
बिना किसी से बात किए हुए घर का काम करके और अपने कमरे में चली जा चुपचाप। और अगर हमारे बताए गए नियम और कायदे से चलेगी तो इस घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तो बिल्कुल आराम से रह सकती है। ठीक है माँ जी, मुझे आपके नियम और कायदे मंजूर नहीं है। मैं भले ही घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, पर हाँ, सफेद साड़ी नहीं पहनूंगी मैं और नौकरी करना नहीं छोड़ूंगी मैं। पर हाँ, अगर आप अपनी इस पुरानी सोच को मेरे ऊपर थोपने की कोशिश करेंगी तो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुझे जो करना है ना तू वो कर। अब जब हम सब लोग तेरा बहिष्कार कर देंगे ना, तब तुझे समझ आएगी। माँ जी, मुझे तो अपने काम हमेशा से खुद ही करने की आदत है। आप लोगों ने कौन सी मेरी मदद की है कभी? और हाँ माँ जी, अब खाना आप खुद परोस के खा लेना, मैं चली इंटरव्यू देने। इसे तो मैं देख लूंगी, मेरा तो आज जैसे सिर ही फट जाएगा। सारी सुख सुविधाओं से वंचित रह लेगी पर मेरे सामने झुकेगी नहीं। अभी तक तो मैं अपने बेटे की वजह से चुप थी, मेरा असली रूप तो अब देखेगी तू। घर की बहू को इतना गुरूर शोभा नहीं देता। बड़ा हीरोइन बन के इंटरव्यू देने जा रही है, मैं भी देखती हूँ तो इस घर से कैसे बाहर कदम रखती है और कैसे मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करती है। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ, मुझे और ज्यादा परेशान मत कीजिए। पर मुझे तो कहीं से भी परेशान नहीं नजर आ रही है। क्या आंखों से आंसू टपकना ही परेशानी होती है माँ जी? पर हाँ, तू आंखों से आंसू गिरा कैसे सकती है? तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। देखो तो सही, कैसे हीरोइन बनके चटक मटक होके ऑफिस इंटरव्यू देने जा रही है। आपके अकॉर्डिंग तो माँ जी मुझे एक कमरे में बैठ के रोते बिलखते रहना चाहिए, दुख उसी को कहते हैं शायद। तो फिर माँ जी मुझे जीने की क्या जरूरत है? आप एक काम कीजिए, मेरा गला घोट दीजिए, मुझे मार ही दीजिए आप। अरे मैं क्या मानूं तुझे? विधवा औरत की जिंदगी तो वैसे ही मरे हुए के समान होती है। तो माँ जी फिर आप मरे हुए को और क्यों मार रही हैं? अब सामने से हटिए माँ जी, मैं लेट हो रही हूँ। आपके बेटे भी आपका यही रूप देख के ना बहुत दुखी हो रहे होंगे इस समय। आप तो जानती है ना माँ जी, उन्हें ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो घर में एक कोने में बैठ कर रोती बिलखती रहे। मेरे मरे हुए बेटे की आड़ लेके अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती है तो माँ जी प्लीज आप मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाना चाहती है तो जा, पर हाँ अब तेरा हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा, मैं तुझे बहिष्कृत करती हूँ। हाँ माँ, मैंने अभी अभी भाभी को बाहर जाते हुए देखा, पर आप तो कह रही थी अब भाभी आपके पैरों में झुक जाएंगी। झुकेगी तो जरूर, अब इसे इस घर की सुख सुविधाओं से वंचित कर दूंगी, तब झुकेगी। इसके कमरे की लाइट और पानी सब कटवा दूंगी मैं भी देखती हूँ फिर ये मदद लेने के लिए किसके पास जाती है। प्लॉट के मेरे पास ही आएगी। और अब इसकी दोनों बेटियों की फीस भी नहीं भरेंगे हम, देखती हूँ कहाँ से भरती है, क्योंकि नौकरी तो है नहीं इसके पास। इसके सारे दरवाजे बंद कर दूंगी मैं। जब बिजली का बिल, पानी का बिल, स्कूल की फीस सबका एक साथ हो जाएगा ना, फिर मैं देखती हूँ कहाँ से भरती है ये। और अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए तो ये बिल्कुल पागल है। और अगर उसकी फीस ही हम रोक दें तो फीस भरवाने के लिए तो हमारे पैरों में गिड़गिड़ाएगी, तब तो झुकेगी मेरे सामने। इसे तो इस बात का एहसास भी नहीं है कि इसने किससे पंगा ले लिया है। मुझे आज भी नौकरी नहीं मिली, अब मैं क्या करूं? मम्मी स्कूल की फीस भरनी है। पर निधि बेटा, दादी ने शायद फीस भर दी होगी तेरी। नहीं मम्मी, दादी ने फीस नहीं भरी, उन्होंने तो मुझे बोला है कि मैं आपको बोल दूं कि आप मेरी फीस भर दो। ठीक है निधि बेटा, मैं तेरी फीस भर दूंगी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दे। मम्मी जल्दी फीस भर देना, नहीं तो टीचर हमारा नाम काट देंगी स्कूल से। तू बिल्कुल चिंता मत कर निधि बेटा, मैं जल्दी से जल्दी तेरी फीस भर दूंगी। हे भगवान, अब मैं स्कूल की फीस का इंतजाम कहाँ से करूं? राधा मैम, अरे स्वाति तुम यहाँ? अरे वाह मैम, आपने तो मुझे पहचान लिया। आपने मेरी नौकरी लगवाई थी, याद है ना? हाँ हाँ मुझे याद है, पर तुम हमारे घर यहाँ कैसे? मैम ये कुछ पैसे हैं, मेरी पहली तनख्वाह जो मैं आपको देना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? पर क्यों नहीं ले सकती मैम, आपको ये पैसे लेने ही पड़ेंगे। आपकी वजह से तो मेरी इतनी अच्छी नौकरी लगी है मैम। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी अच्छी नौकरी लगेगी। आप प्लीज मना मत कीजिए, अब ये पैसे रख लीजिए। अगर आप ये पैसे रख लेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मैम, फिर चलती हूँ मैं। अब मैं इन पैसों से निधि के स्कूल की फीस भर दूंगी और मेरी नौकरी लगते ही मैं स्वाति के सारे पैसे लौटा दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसने फीस का इंतजाम किया कहाँ से। और मैं तो ये सोच के बैठी थी कि अभी थोड़ी देर में गड़गड़ाती हुई आएगी मेरे पास कि माँ जी मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है माँ। क्या मतलब तेरा? क्या दाल में काला लग रहा है? कहीं भाभी का किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? हो सकता है भाभी की मदद उसी ने की हो, नहीं तो भला इतने सारे पैसों से भला कौन मदद करेगा भाभी की। हो सकता है तू सही कह रही हो। अगर इस बारे में मुझे पता चला ना तो मैं इसे घर से बाल पकड़ के घसीटते हुए इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मम्मी पानी नहीं आ रहा है बाथरूम में, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? पूरी रात तो लाइट नहीं आई इतनी गर्मी में और अब पानी भी नहीं आ रहा है। लगता है सुबह माँ जी मोटर चलाना भूल गई है,
इसीलिए पानी नहीं होगा टैंकों में। कोई बात नहीं बच्चों, मैंने रात को ना बाल्टी में पानी भर के रख लिया था, तुम अभी वही इस्तेमाल कर लो। जी ठीक है मम्मी। छत पे टैंक देख के आती हूँ, हमारा टैंक लगता है खाली पड़ा है। हाँ, मैं तो बहुत थक गई। मैं अपना सारा टैंक भरवाया आई हूँ, अब पानी की परेशानी नहीं होगी। भगवान भला करे बराबर वाली आंटी का, उन्होंने आज टैंक भरवाने में मेरी बड़ी मदद की। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कहीं ये हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है? क्या ये सब माँ जी ने किया होगा? नहीं नहीं, भला माँ जी मुझसे इतनी नफरत क्यों करेंगी? मैं जानती हूँ माँ जी मुझे परेशान करने के लिए सब कुछ कर रही है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं मरते मर जाऊंगी पर गलत के सामने नहीं झुकूंगी। अगर माँ जी वैसे बोले मेरे से कि मेरे पैर पकड़ ले, तो मैं लाख बार उनके पैर पकड़ लूंगी। मैं ये सोच रही थी जब तक हमारे घर के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं बराबर वाली आंटी से ही मदद ले लिया करूंगी। भगवान ने चाहा तो मुझे 2-4 दिन में नौकरी मिल ही जाएगी। माँ, भाभी ने तो पानी का और लाइट का इंतजाम भी कर लिया। अब तो मुझे तेरी कही हुई बात सही लग रही है। कौन सी बात माँ? किस बारे में बात कर रही हैं आप? अरे तू क्या नहीं रही थी, इसका चक्कर चल रहा है। जरूर ये इंटरव्यू देने के बहाने किसी से मिलने जाती है। इसने तो इस घर की लाज शर्म सब बेच खाई। मैंने इसकी लड़कियों की फीस नहीं भरी तो इसने फीस भी भर दी। इतने सारे पैसे आए कहाँ से? और अब तो इसने पानी का और लाइट का इंतजाम भी करा लिया। कैसे? ये सब तो बिना मदद के संभव ही नहीं है। हो ना हो, इसका जरूर बाहर कोई चक्कर चल रहा है। दिव्या, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। ऐसी चरित्रहीन औरत को घर में रख के क्या फायदा है? इसका मतलब जो मैं सोच रही थी वो सब सच है। ये सब माँ जी करा रही है। और क्यों? माँ जी मुझसे आखिर इतना नफरत क्यों करती है? या माँ जी मुझसे क्या चाहती है? तो चिंता मत कर, इसे तो मैं अपने पैरों में झुका के छोड़ूंगी या फिर इसे लांछन लगा के इस घर से बाहर फेंक दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मुझ पे लांछन लगाएंगी सिर्फ इस घर से निकालने के लिए? मेरे जैसी चरित्रहीन औरत को आखिर मैं अपने घर में रखूं क्यों? खबरदार माँ जी, जो मेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठाई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठाने की? एक बार नहीं 100 बार उठाऊंगी तेरे चरित्र पे सवाल। अरे, अपनी सास के पैरों में झुकने में तुझे आफत आ गई और दूसरों के पैर चाटती फिर रही है सिर्फ अपनी मदद कराने के लिए। मैं आपको कोई सफाई नहीं देना चाहती माँ जी, आपको जो सोचना है आप सोचती रहिए। अरे तू विधवा है, विधवा। कितनी जबान चला रही है मेरे सामने, ये मत भूल। मेरे घर के सिवा तेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मेरा बस चले ना तो मैं तेरा गला दबा के मार दूं। बस माँ जी, बहुत हो गया आपका। आपने बहुत बदतमीजियां कर ली मेरे साथ। तक मैं इसी शर्म में मर गई कि आप मेरे पति की माँ हैं, और आज तो आपने हद कर दी माँ जी। आपने तो मेरे चरित्र पे ही उंगली उठा दी। क्योंकि आप मेरे पति की माँ है माँ जी, मैं तो जिंदगी भर आपकी सेवा करना चाहती थी। आप तो हमारे घर की बड़ी है ना माँ जी। अगर आप एक बार मुझसे बोलती तो मैं आपके 100 बार पैर पकड़ लेती। छोटे जब बड़ों के पैर पकड़ते हैं तो बड़े कभी बद्दुआ नहीं दे सकते। और मुझे पता था आप मुझे आशीर्वाद ही देती, पर सिर्फ मुझे अपने पैरों में झुकाने का ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया माँ जी। ये आप भी जानती हैं माँ जी, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। उसके बाद भी आपने मुझ पे कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगाया। मैं तो आपकी अपनी हूँ ना माँ जी, आपके बेटे की पत्नी। फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? और अगर आप यही चाहती हैं माँ जी कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ, आप एक बार बोलिए तो सही, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ माँ जी, मैं आपको दोबारा अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। और रही बात पैरों में झुकने की माँ जी, एक बार नहीं 100 बार मैं आपके पैर पकड़ लूंगी। पर ये भी सच है माँ, आपने मुझ पे झूठा लांछन लगाया है जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर इस घर से चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे लगता है माँ, आपको भाभी को रोक लेना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक कह रही है दिव्या, मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया, हमेशा उससे नफरत की। मैं नहीं जानती क्यों, शायद मुझे मेरे बेटे को खोने का डर था, पर अब तो मेरा बेटा ही नहीं रहा और बहू भी चली जाएगी। मैंने सचमुच आज उसका बहुत दिल दुखा दिया। मैंने गुस्से में ऐसे शब्द बोल दिए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे। मेरी बहू को रोक ले दिव्या, उसे कहीं मत जाने दे। अब मुझे उसकी नौकरी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही वो सफेद साड़ी ना पहने, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो मेरे साथ इसी घर में रहे। तो ठीक है माँ, अपनी बहू को मना लो, हम भाभी को इस घर से कहीं नहीं जाने देंगे। मैं मेरी बहू को कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं उससे एक बार नहीं 100 बार माफी मांग लूंगी।